नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएएस पीसीएस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की न्यू एनसीईआरटी सीरीज समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। अध्याय 9 शासक से शासित तक सरकार के प्रकार आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अध्याय में आर्ट एंड कल्चर को कवर किया, उससे पूर्व हमने इतिहास के सेक्शन को कवर किया था। ठीक है, अब हम पॉलिटी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल पे नए हैं और एनसीईआरटी सीरीज नहीं देखे हुए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 6 की एनसीईआरटी सीरीज को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका योगदान जो है हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल पे और भी कई सारे जो है सेक्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें मेंस टेस्ट सीरीज है, आधार सीरीज है, पीआईबी सीरीज चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शासक से शासित तक सरकार के प्रकार। राज्य के आंतरिक प्रशासन में एक शासक का दायित्व 3 स्तरों पर होता है। पहला रक्षा, यानी बाह्य आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना, यानी रक्षा करना। दूसरा पालन, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना एवं सुचारू रूप से शासन संचालित करना। और योगक्षेम, यानी जनता के हितों की रक्षा करना। किसने कहा? कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है। तो हमने समझ लिया है कि शासन, राज्य के आंतरिक प्रशासन में एक शासक का क्या दायित्व है? 3 स्तरों पर होता है, रक्षा, पालन और योगक्षेम, यानी जनता के हितों की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो हम इस अध्याय में कवर करेंगे। पहला प्रश्न, सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, सरकार अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है। तीसरा है, एक देश की सरकार जनता से किस प्रकार संवाद स्थापित करती है। चौथा है, लोकतंत्र का महत्व, लोकतंत्र का क्या महत्व है। इस प्रश्न को हम समझेंगे इस अध्याय में कि लोकतंत्र क्या क्या महत्व है, राज्य के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, सरकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, सबके बारे में हम जानेंगे। चित्र 9.1 में देख लेते हैं कि भारतीय संसद का भीतरी दृश्य ये दिखाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समझते हैं। कक्षा 6 में हमने जाना है कि सरकार क्या होती है और इसकी कुछ भूमिकाओं का भी अध्ययन किया था हमने। सरकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो निम्नलिखित हैं, जैसे समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के लिए शांति, स्थायित्व एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्य देशों के साथ संबंधों का संचालन करना, राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करना और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं यानी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना की आपूर्ति करना, अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करना, लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करना। तो सरकार के क्या क्या कार्य हैं, यह हमने समझा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, अन्य देशों के साथ क्या है संबंधों का संचालन करना, राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करना और आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की पूर्ति करना। यह सब हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के यह चित्र याद कीजिए कि सरकार के बहुत से अन्य कार्य भी हैं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमने पढ़ा था। डाकिए का काम क्या है? पत्र पहुंचाना। ठीक है, शिक्षक का काम है पढ़ाई करवाना, एनडीआरएफ का काम है आपदा के समय सहायता करना, सीमा सुरक्षा बल का काम है सीमा पर लोग पर सुरक्षा करना। ठीक है, ये हमने देखा। आगे देखते हैं।
कक्षा 6 में हमने सीखा कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, यानी लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुने जाने वाली की सरकार है। भारत की तरह अनेक अन्य देशों में भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जबकि कुछ देशों में अन्य प्रकार की सरकारें हैं। सभी लोकतांत्रिक सरकारें भी एक जैसी नहीं होती हैं। इस अध्याय में हम सरकारों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, ठीक है, उनके बीच अंतर को जानेंगे और समझेंगे कि वे किस प्रकार कार्य करती हैं। जैसे हम राजतंत्र को समझेंगे, हम अधिनायक तंत्र को समझेंगे, ये सब हम चीजें समझेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। जैसा कि हमने कक्षा 6 में पढ़ा, लोकतंत्र को सबसे अच्छी तरह जनता के शासन के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। किसके शासन के रूप में? जनता के शासन के रूप में लोकतंत्र को समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में शक्ति और सत्ता का जो स्रोत है देश की जनता में होती है, यानी लोगों में होती है। क्या? शक्ति और सत्ता का जो स्रोत है देश की जनता में होती है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र में क्या होता है? अध्यक्ष वंशानुगत जो है नहीं होता, यानी राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं चुना जाता है। लोकतंत्र संबंधी विद्यालय का उदाहरण देखते हैं। विद्यालयों में कई प्रकार की गतिविधियां और कार्य होते हैं जिन्हें सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से करते हैं। विद्यालय प्रतिदिन अनेक कार्यों का प्रबंधन तो करते ही हैं, साथ ही विभिन्न गतिविधियों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित भी करते हैं। उदाहरण के लिए समय सारणी बनाना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, खेल कूद का आयोजन करना, मध्याह्न भोजन के समय भोजन परोसना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहा जाता है, यानी मिड डे मील योजना कहा जाता है। बर्तन धोना, प्रार्थना सभा हेतु वक्ताओं का चयन करना तथा बस्ता रहित दिवसों के लिए गतिविधियां निर्धारित करना। इस प्रकार विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों की सूची बहुत लंबी है, ठीक है। ये तमाम तरीके के जो कार्य हैं। आगे समझते हैं कि इन कार्यों को करने के लिए प्रधानाध्यापिका को विद्यालय में एक विद्यार्थी समिति के गठन की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हैं, ठीक है, जिससे विद्यार्थी इन कार्यों के संचालन के लिए उपयोगी नियमों के विकास का हिस्सा बन सकें और नियमों के क्रियान्वयन में सहायता कर उनका अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। प्रधान अध्यापिका के समक्ष अब प्रश्न यह है कि समिति के सदस्य कौन होंगे। प्रधान अध्यापिका ने प्रार्थना सभा में इस विषय पर क्या है चर्चा की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अच्छा होगा यदि कुछ विद्यार्थी स्वयं से इन कार्यों का क्या है दायित्व ले लें, जिसके लिए एक विद्यार्थी समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह सुनकर विद्यार्थी उत्साहित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। नगमा कक्षा 12 के विद्यार्थी वरिष्ठतम है, हम सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे। शोभा, लेकिन आपकी पढ़ाई तो कुछ ही महीनों में पूरी हो जाएगी, इसलिए कक्षा 11 के विद्यार्थियों को ये दायित्व लेने चाहिए। गुरप्रीत, यदि केवल एक ही कक्षा के विद्यार्थी सभी दायित्व लेंगे तो अन्य कक्षाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को कैसे जानेंगे। ऐसी रोचक स्थिति में विद्यार्थी अंततः 3 विकल्प पर पहुंचे। विद्यालय में सभी समिति का हिस्सा बन सकते हैं और दायित्व निभा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थियों का चयन समिति के लिए कर सकती है। तीसरा, विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि ही समिति के क्या होंगे सदस्य बनेंगे। यानी इनके पास 3 विकल्प है। विद्यालय
के जो सभी विद्यार्थी हैं वो क्या है, समिति का हिस्सा बन सकते हैं और दायित्व निभा सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि कार्य जो है कुछ ही है। ठीक है, अब हर विद्यार्थी अगर रहेगा तो अ, देखिए आप यहाँ समझिए कि आप समिति का चयन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी छात्र जो है अगर समिति का हिस्सा बन जाएंगे तो क्या है कि इनके लिए इतनी जो है सबके निर्णय जो है अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और इतने छात्रों की एक साथ बैठने की जो है स्थान नहीं होते हैं। आगे की प्रधानाध्यापिका स्वयं विद्यार्थी का चयन समिति के लिए कर सकती हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रधान अध्यापिका जो है किसी चहेते छात्र को जो है समिति में चयनित कर सकती है। तो बाकी छात्र के अंदर क्या है, निराशा आ सकती है। तीसरा क्या है कि विद्यार्थी मतदान के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि समिति के सदस्य बनेंगे। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, मतदान के आधार पर होगा। तो यह क्या है, सही है, लोकतंत्र में कुछ इसी तरीके से होता है। आगे समझ लेते हैं, एक शब्द है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से कार्य करने या निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया हो। यानी मतदान के आधार पर किसी प्रतिनिधि को जब चुना जाता है तो वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से कार्य करने या निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया हो, प्रतिनिधि कहलाता है। आगे समझते हैं, 3 तरीकों में से आप सबसे अधिक प्रभावी किसे मानते हैं और क्यों। पहला तरीका आकर्षक प्रतीत हो सकता है, किंतु विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी समिति का सदस्य होगा तो किसी निर्णय तक पहुंच पाना क्या है, कठिन होगा। हमने अभी समझाया ही। और लिए गए निर्णयों का प्रभावी क्या है, अनुपालन सुनिश्चित करना भी कठिन होगा। दूसरे तरीकों में क्योंकि प्रधानाध्यापिका स्वयं समिति के लिए विद्यार्थियों का चयन कर रही है, इसलिए अधिकांश विद्यार्थियों को दायित्व नहीं मिल सकेगा। साथ ही उनके पास यह सुनिश्चित करने का भी कोई तरीका नहीं होगा कि उनकी बात सुनी जा सके, उन्हें क्या चाहिए और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, हालांकि तीसरे तरीके में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी अपने बीच में से किसी ऐसे विद्यार्थी को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं जिस पर उन्हें विश्वास हो। वह प्रभावशाली रूप से उनकी कक्षा की आवश्यकताओं का क्या है, पक्ष रख सकेगा। यह प्रतिनिधि समिति में कार्य करेगा, अर्थात विद्यार्थी समिति के प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। यानी जैसे कक्षा 1 के प्रतिनिधि होंगे, क्लास 2 के प्रतिनिधि, क्लास 3 के, क्लास 10th के, क्लास 11th के। तो इस तरीके से सभी कक्षाओं के क्या है, प्रतिनिधि एक एक हो गए। प्रतिनिधियों के चयन और समिति के गठन की यह प्रक्रिया ही क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, या जिले स्तर पर सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो उस क्षेत्र की समस्या को आगे, समस्याओं का क्या उसके गुजारे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है, विधान क्षेत्र पर विधायक होता है, जिला स्तर पर क्या है, सांसद हमारा प्रतिनिधि होता है। आगे देखते हैं, विद्यालय का उदाहरण हमने प्रतिनिधित्व की अवधारणा और इसकी कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करता है। यद्यपि विद्यार्थी की समिति संसदीय और विधायी समितियों से क्या है, भिन्न होती है। जैसा कि विद्यालय में कक्षा प्रतिनिधि संसद अथवा विधानसभा के सदस्यों से काफी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं क्या हैं, बताइए आप। ठीक है, आगे हम समझते हैं सरकार के कार्य के बारे में। अभी हमने सरकार के बारे में समझा, अब हम सरकार के कार्य के बारे में समझते हैं। आरंभ में हमने चर्चा की थी कि सरकार हमारे जीवन में अनेक दायित्वों का क्या है, निर्वहन करती है। उसी प्रकार विद्यालय में विद्यार्थी समिति के भी विभिन्न दायित्व होते हैं। जिस प्रकार
सरकार आवश्यक नियम बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग इन नियमों का पालन करें। उसी प्रकार विद्यार्थी समिति आवश्यक नियम बनाती है, उन्हें लागू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थी इन नियमों का पालन करें। सरकार की यह तीनों ही दायित्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे नियम बनाना, क्रियान्वयन करना और सुनिश्चित करना कि सभी लोग नियमों का पालन करें। ठीक है, कानूनों का निर्माण करना विधायी कार्य कहलाता है। किसी देश के संचालन हेतु ये कानून एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इन नियमों का कार्यान्वयन करना और उनके अनुसार देश का प्रशासन कार्यपालिका संबंधी कार्य कहलाता है। इन नियमों का कार्यान्वयन करना और इनके अनुसार देश का क्या है, प्रशासन कार्यपालिका संबंधी कार्य कहलाता है। ठीक है, आगे वही कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना न्यायिक कार्य कहलाता है। तो हमने समझा विधायी कार्य क्या है, प्रशासन कार्यपालिका क्या है और न्यायिक कार्य क्या कहलाता है। लोकतंत्र को जनता के शासन के रूप में जाना जाता, ऊपर हमने पढ़ाई। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे विद्यालय में प्रतिनिधि चुनने की तीसरी विधि अपनाई जाती है, यानी मतदान विधि से, ठीक है, उसी प्रकार लोकतंत्र में भी जनता स्वयं पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, हालांकि सभी देश अपने प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु एक जैसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते, यानी जैसे भारत में क्या मतदान प्रणाली का प्रयोग करते, तो हर देश में मतदान प्रणाली का क्या है, प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो भारत जैसे ही जहां मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे हम आगे समझेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मतदान प्रणाली का जो है क्या है, अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक जैसी प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कुछ जगह जो है, कुछ देशों में क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कुछ जगह पर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। वहां मतदान प्रणाली के माध्यम से क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, जैसे कि यूएसए। इसे हम आगे अभी और विस्तार से समझेंगे। चित्र 9.4 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए से लिया गया चित्रकार वेंडर द्वारा 1896 में बनाया गया सरकार नामक भित्ति चित्र। ठीक है, ये है भित्ति चित्र। क्या होता है समझ लेते हैं। भित्ति चित्र एक विशाल पेंटिंग या कलाकृति जिसे सीधे दीवार या छत पर बनाया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के शासन के रूप में परिभाषित किया, जो आज भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जब भी लोकतंत्र शब्द को परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारें किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होती है, यह समझेंगे हम। किसी भी देश की सरकार समय के साथ क्या है, विकसित होती है। प्रत्येक देश का क्या है, अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और आकांक्षाएं होती हैं। इसलिए अलग अलग देशों की सरकारों में भिन्नता क्या है, स्वाभाविक है। कुछ ऐसे पक्षों पर विचार करें जो एक सरकार को दूसरी सरकार से भिन्न बनाते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इन भिन्नताओं को हम आगे अध्याय में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते समय और अधिक स्पष्ट रूप से क्या है, समझेंगे। ठीक है,
आगे देखते हैं हम सरकारों के बीच प्रमुख अंतर को समझते हैं। पहला, यह सरकार है या तय करने का अधिकार किसे, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के मध्य या आधारभूत अंतर होता है। यह प्रश्न है कि हमारे देश की सरकार किसके द्वारा तय किया जाता है, अर्थात सरकार को उसका अधिकार और शक्ति प्रदान करने वाला कौन है। उदाहरण, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देश की जनता यानी सभी लोग या निर्णय करते हैं और सत्ता का स्रोत होते हैं, जबकि धर्मतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता का स्रोत धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था का मुखिया होता है। ठीक है, जैसा कि ईरान। दूसरा है, सरकार का गठन किस प्रकार होता है, इसे समझते हैं। लोकतंत्र में सरकार का गठन सामान्यतः किसी न किसी प्रकार के निर्वाचन के माध्यम से होता है, यह हमने समझा अभी। जबकि जिन राजतंत्रात्मक राज्यों में राजा रानी होते हैं वहां सामान्यतः राज परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है, यानी राजा रानी के यहाँ का ही कोई सदस्य शासन करता है और निर्णय लेता है कि किस प्रकार शासन किया जाए, इसे हम राजतंत्र बोलते हैं। सरकार बनाने के अनेक तरीके भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि लोकतंत्र में भी निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, भारत में शासन जो चलता है वो निर्वाचन के आधार पर। ठीक है, और सऊदी अरब में क्या है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। आगे समझते हैं तीसरा बिंदु, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं, इसे हम समझते हैं। किसी भी सरकार के अनेक अंग होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्या है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि सरकार के तीन प्रमुख कार्य विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक ही संस्था या तीन अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं। देश में शासन चलाने की व्यवस्था को एक प्रलेख में लिखित रूप दिया जा सकता है जिसमें देश के मूलभूत नियम होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यही व्यवस्था अधिकांश लोकतंत्रों में अपनाई जाती है जहां संविधान होता है, या फिर यह व्यवस्था राजा या रानी द्वारा तय की जा सकती है, जैसा कि राजतंत्र में होता है जहां पर राजा रानी द्वारा यह व्यवस्था जो शासन व्यवस्था तय की जाती है, जहां शासन राजा या रानी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमने समझा सरकारों के बीच प्रमुख अंतरों को। यह सरकार या तय करने का अधिकार किसे, यह हमने समझा। दूसरा, सरकार का गठन किस प्रकार होता है, और तीसरा क्या है, सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं और वे क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, इनको हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु देखते हैं, सरकार किस उद्देश्य से कार्य कर रही है, वह कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, इसे समझते हैं। सरकार का गठन कुछ मूल्यों और आदर्शों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ सरकारें जैसे भारत सरकार समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए कार्य करती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार की सरकारों का उद्देश्य सीमित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ समझा कि सरकार के किस उद्देश्य से कार्य कर रही है, वह कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है। तो भारत की सरकार जो समता और समस्त नागरिकों की समृद्धि के लिए कार्य करती है, यह हमने समझा। आगे देखते हैं कि सरकार विभिन्न स्वरूपों में इन चार प्रमुख पहलुओं के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं।
यद्यपि अन्य प्रकार की भिन्नताएं भी संभव हैं। अब हम इसे समझते हैं। सरकार के कुछ विभिन्न स्वरूपों का भी हम अध्ययन करते हैं। विश्व में लोकतांत्रिक सरकारें, देखते हैं कि विश्व में कौन कौन से देश की क्या है लोकतांत्रिक सरकारें हैं। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र शासन का सबसे लोकप्रिय स्वरूप बन गया है। अध्याय के इस भाग में हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें भी भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इन भिन्नताओं को जानने से पहले यह आवश्यक है कि हम लोकतंत्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझें जो लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम समझते महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या है, इसे समझते हैं। लोकतंत्र में समानता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को समान व्यवहार पाने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है, समान है। यह है लोकतंत्र में समानता का अर्थ। हमने समझ लिया कि सभी को क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून के समक्ष क्या है, समानता प्राप्त हो। दूसरा, लोकतंत्र में स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिकों को स्वयं चयन करने और अपना मत अभिव्यक्ति करने के अधिकार से है। ठीक है, स्वतंत्रता हमने समझ लिया। तीसरा है प्रतिनिधि सहभागिता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को क्या है, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। कहाँ पर, लोकतंत्र में। चुने गए प्रतिनिधि विधायिका का भाग बनते हैं और सरकार के क्या है, विभिन्न निर्णयों में नागरिकों का क्या है, प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी हमने समझा कि ऊपर कि कैसे विद्यालय में चुनाव के माध्यम से क्या है, प्रतिनिधि चुने गए, समिति के जो सदस्य बने। ठीक है, आगे देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, प्रत्येक नागरिक को निर्धारित आयु से ऊपर अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान का अधिकार प्रदान करना है। जैसे कि भारत में क्या है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त वाले वयस्क जो है मतदान कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो हमने समझा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या है, समानता हो, स्वतंत्रता हो, प्रतिनिधि सहभागिता हो और सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार हो। ठीक है, ये 18 वर्ष जो आयु प्राप्त है, ये विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में क्या है, मतदान करते हैं। आगे समझ लेते हैं नागरिकों में मौलिक अधिकार क्या है। नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी को लोकतंत्र में प्रदान किया जाता है और संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23। आगे, स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो और नागरिकों के साथ साथ सरकार के सभी अंगों के द्वारा कानूनों का पालन हो। ठीक है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ठीक है, लोकतंत्र में ये मौलिक सिद्धांत भी समय के साथ क्या है, विकसित हुए। उदाहरण के लिए भारत ने 1950 में गणराज्य बनने के साथ ही सभी वयस्कों को चुनाव में मतदान का अधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया था। जो भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष की
की आयु पूर्ण कर चुके थे उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, जबकि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को यह अधिकार 1971 में मिला। ठीक है, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सिद्धांत एक आदर्श है। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन आदर्शों को पूर्णतः व्यवहार में नहीं उतार पाती हैं। फिर भी क्या है कि यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति इन आदर्शों को अपने मानस में स्थान दे तथा इन्हें लोकतांत्रिक जीवन की दिशा में प्रेरक बनाए। तो हमने देखा कि भारत ने 1950 में गणराज्य बनने के साथ ही सभी को क्या है वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप को समझते हैं। ठीक है, अब हम विश्व भर में प्रचलित लोकतांत्रिक सरकारों के क्या है विभिन्न स्वरूपों को समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या है? समानता, स्वतंत्रता, प्रतिनिधि सहभागिता, सार्वभौमिक वयस्मतिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, जहां पर क्या है हमारे फंडामेंटल जो राइट है उसकी रक्षा होती है। अब हम समझते हैं लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप के बारे में। पहला क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें देश के सभी नागरिक शासन संबंधी सभी नियमों, नीतियों एवं कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से क्या है उत्तरदायी होते हैं और वे सभी निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड जैसे देश इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है। इस शासन प्रणाली की एक सीमा यह है कि इसमें व्यवहार में लागू करना अधिक कठिन है। ठीक है, विशेष रूप से बड़े देशों में, जैसा हम अपने विद्यालय की कहानी में देख चुके हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी समिति का भाग बनता है तो निर्णय लेना और सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ हमने समझा कि सभी जो है लोग अगर भाग लेते तो क्या निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं प्रतिनिधि सरकार। दूसरा बिंदु है, यह लोकतांत्रिक सरकार का वह स्वरूप है जिसमें नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का क्या है चुनाव करते हैं, जैसा कि भारत में होता है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता क्या है सीधे शासन नहीं करती, किंतु सरकार सदैव जनता के प्रति क्या है उत्तरदायी रहती है। तो हमने प्रतिनिधि सरकार के बारे में समझ लिया। एक शब्द है उत्तरदायित्व, समझ लेते हैं क्या है उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सरकार का जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, यानी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो भारत में क्या है प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था। ठीक है, चुनाव प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होते हैं जिसके माध्यम से क्या है जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार में बदलाव कर सकती है। इसलिए चुनाव नियम और निश्चित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि 5 वर्ष के अंतराल पर। भारत में क्या है प्रत्येक 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक 4 साल में आम चुनाव होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है, तो यह अंतर समझ लीजिए कि यूएसए में क्या है 4 साल में आम चुनाव होते हैं और भारत में क्या है 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो हर 5 साल पे क्या है सरकारें बदलती रहती हैं। आगे देखते हैं, इसे अनदेखा ना करें। जैसा कि हमने आरंभ में पढ़ा था लोकतंत्र समय के साथ विकसित हुआ और इसकी विशेषताएं भी परिवर्तित हुई। आज भी इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के कार्य करने के तरीकों में कई भिन्नताएं पाई जाती हैं। या याद रखना आवश्यक है कि जब इन देशों में लोकतंत्र अपनाया
तब इनके पास लोकतंत्र के वे सिद्धांत नहीं थे, ठीक है, जिस रूप में हम आज उन्हें समझते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में प्रभावी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है 1928 में लागू हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1965 में लागू हो सका। तो ये हमने अंतर समझा कि लोकतंत्र क्या है, समय के साथ क्या है विकसित हुआ। यूके में क्या है 1928 में और यूएसए में क्या 1965 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। चार्ट में हम देख लेते हैं कि कब कहां पर लोकतंत्र की स्थापना का वर्ष क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787, स्विट्जरलैंड में 1848, भारत 1947 और जर्मनी 1949, केन्या 1964 और नेपाल क्या है 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हमें अपना पता है कि भारत क्या 1947 में क्या आजाद हुआ। आगे समझते हैं। आज अधिकांश लोकतंत्र प्रणाली अपनाते हैं, किंतु प्रत्येक लोकतंत्र का कार्य अप करने का जो तरीका है वह अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हमने यहाँ समझ रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रणाली अपनाते हैं, किंतु क्या है प्रत्येक लोकतंत्र का कार्य करने का तरीका क्या अलग अलग हो सकता है। सामान्यतः प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख स्वरूप होते हैं, का संसदीय लोकतंत्र और खा अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो हम यहाँ समझेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख स्वरूप को। पहला समझ लेते हैं संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। इस प्रकार की सरकार में क्या है कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का क्या है हिस्सा होते हैं, जैसा कि भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य भी होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद विधायिका के प्रति क्या है उत्तरदायी होते हैं और तब तक कार्य करती है जब तक उसे विधायिका का क्या है विश्वास प्राप्त होता है। भारत में जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, महत्वपूर्ण बिंदु है ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है तब तक कार्य करती है, ठीक है। इस प्रकार की सरकार में जनता केवल विधायिका के सदस्यों का ही निर्वाचन करती है, ना कि कार्यपालिका का। विधायिका के कुछ चयनित सदस्य ही मंत्री बनते हैं, ठीक है, जो चुनकर आते हैं, ठीक है। तो क्या है विश्वास अगर प्राप्त नहीं रहेगा तो क्या है सरकार गिर जाती है। आगे समझते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में न केवल न्यायपालिका बल्कि कार्यपालिका भी विधायिका से क्या है स्वतंत्र कार्य करती है। राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद बनाए रखने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न स्वरूपों की संरचना अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बारे में हम तालिका 9.1 में मूलभूत अंतरों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का क्या है चुनाव होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जैसा कि क्या है यूएसए में है। हमने यहाँ समझा कि संसदीय लोकतंत्र कहाँ है भारत में है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली यूएसए। आगे हम समझते हैं निम्न शब्दों से क्या तात्पर्य है। कार्यपालिका समझ लेते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग जो कानून को क्या है लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके चुनाव की प्रक्रिया विभिन्न देशों में अलग अलग होती है, ठीक है। ये समझ लेते हैं चार्ट के माध्यम से लोकतंत्र सरकार के विभिन्न स्वरूप क्या है कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। भारत में क्या है कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका क्या है निम्न सदन यानी लोकसभा, उच्च सदन राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली, या क्या निम्न सदन जो है हमारे यहाँ अधिक शक्तिशाली है।
और न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र शक्तियों का क्या है, पृथक्करण। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यूएसए में समझ लेते हैं, यहाँ क्या है, राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होते हैं। इनकी विधायिका क्या है, उच्च सदन यानी सीनेट, और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। यहाँ क्या, उच्च सदन यानी सीनेट जो है अत्यधिक शक्तिशाली होता है यहाँ की विधायिका में, ठीक है। कार्यपालिका में विधायिका से स्वतंत्र यानी शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ भी है। दक्षिण कोरिया में समझ लेते हैं, यहाँ भी राष्ट्राध्यक्ष होता है। यहाँ क्या, एकल सदन है, ठीक है, विधायिका में। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी भारत के जैसा ही कार्यपालिका है। उच्च सदन यानी सीनेट और निम्न सदन जो प्रतिनिधि सभा होती है, दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है। तो यहाँ हमने देखा कि कितनी भिन्नता है। भारत में क्या है, निम्न सदन जो है यानी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जबकि यूएसए में क्या है, उच्च सदन अधिक शक्तिशाली है। और दक्षिण कोरिया में क्या है, एकल सदन है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार के हमने विभिन्न स्वरूप को यहाँ समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, विधायिका समझते हैं क्या है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे क्या है, संसद कहा जाता है, जबकि अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। अधिकांश लोकतंत्र में अधिकांश लोकतंत्र में इसमें दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। आगे समझते हैं उच्च सदन और निम्न सदन को। उच्च सदन और निम्न सदन अधिकांश देशों में निचले सदन के सदस्यों को प्रत्यक्ष मतदान के अधिकार पर चुना जाता है, ठीक है, जैसे कि भारत में है, ठीक है। और यह सामान्यतः उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे भारत में क्या है, लोकसभा क्या है, अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसे चुनाव या नामांकन द्वारा गठित किया जाता है। भारत में निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, ठीक है। क्या, निम्न सदन जो है लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, ठीक है, राज्यसभा। आगे समझते हैं शक्तियों का पृथक्करण क्या है। इसका अर्थ है कि सरकार के तीन अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और एक दूसरे के कार्यों में क्या है, हस्तक्षेप नहीं करते। यह है शक्तियों का पृथक्करण। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो हमने शब्दों के तात्पर्य को समझ लिया है और लोकतंत्र सरकार के विभिन्न स्वरूपों में जो अंतर है वो हमने देख लिया है। इस अभ्यास से आपने अवश्य ही यह समझा होगा कि लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूपों के गठन, संरचना, कार्य करने की विधियां अलग अलग होती हैं, ठीक है, हमने समझ लिया है। इसके साथ ही सरकार के तीन अंगों के मध्य संबंध भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, यह भी हमने समझ लिया है। लेकिन जैसा कि हमने आरंभ में पढ़ा, कुछ विशेषताएं, समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आज सभी लोकतंत्र में समान रूप से क्या है, विद्यमान रहते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब हम आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों का अध्ययन करने के पश्चात लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य सिद्धांतों को सूचीबद्ध करें। अपनी समझ के आधार पर दी गई गतिविधियां कीजिए, ठीक है, ये सब आप कर लीजिएगा।
आपको अपने विद्यालय की एक विद्यार्थी समिति का गठन करना है। इसके लिए एक योजना बनाइए और लोकतांत्रिक तरीके से लागू कीजिए। यह सुनिश्चित करें समिति के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो। ठीक है, ये हमने ऊपर समझाई विद्यालय में उदाहरण के माध्यम से। आगे हम देखते हैं इतिहास की एक झलक देखते हैं। प्रारंभिक गणराज्य के बारे में जानेंगे। क्या होता है? गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और वह वंशानुगत राजा या रानी नहीं होता। ये हमने ऊपर ही समझ लिया था। ठीक है, जैसा कि आपने नवारंभ नगर और राज्य अध्याय में पढ़ा होगा। भारत के प्राचीन महाजनपदों में कम से कम 2 ऐसे उदाहरण मिले जहां यह व्यवस्था थी। वज्जी महाजनपद में विशेष रूप से लिच्छवी कुल सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाता था और नेता जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर चुने जाते थे। मुख्य पदों पर चुनाव के आधार पर नियुक्तियां की जाती थीं और विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि नियमित रूप से क्या है बैठक करते थे, जिससे कि जन कल्याण के लिए समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसलिए ऐसे राज्यों को प्रारंभिक गणराज्य कहा जाता है। यानी जो गणराज्य तुमने देखा कि प्रारंभिक गणराज्य का क्या उदय महाजनपद काल से देखा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तव में भारत में आम जनता की आवाज को सदियों से महत्व दिया गया है, भले ही सत्ता राजा या रानी के हाथों में रही हो। ठीक है, चोल काल यानी 10वीं शताब्दी के उत्तर मेरूर शिलालेखों में इसका उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है। तमिलनाडु में स्थित शिलालेख ग्राम सभा यानी स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें सीलबंद मतपेटियों द्वारा चुनाव, सदस्यों की योग्यताएं, उनके कर्तव्य और हटाए जाने की स्थिति क्या है स्पष्ट की गई है। उदाहरणार्थ यदि कोई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता था तो उसे क्या है तत्काल पद से हटा दिया जाता था। ठीक है, ये चित्र 9.6 में उत्तर मेरूर तमिलनाडु के बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवार पर अंकित चोल कालीन शिलालेख ये है। ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि प्रारंभिक गणराज्य का उदय। आगे बढ़ते हैं। विश्व के अन्य भागों में भी गणराज्य थे। ठीक है, 5वीं और 4वीं शताब्दी सामान्य समोत्पूर्व यानी बीसीई में रोम और ग्रीस में गणराज्य प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, ग्रीस के कुछ क्षेत्रों में केवल स्वतंत्र पुरुषों को मतदान का अधिकार था। ठीक है, जबकि महिलाओं, श्रमिकों और दासों को अधिकार नहीं था किसका मतदान करने का। ठीक है, कुछ अन्य क्षेत्रों में केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त छोटा वर्ग ही मतदान या निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकता था। आगे एक शब्द दास समझ लेते क्या है। दास वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य के लिए काम करने और उसकी आज्ञा मानने को बाध्य किया जाता है, जिसे उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाता है। ठीक है, उसे दास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अन्य प्रकार की सरकार भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रारंभिक गणराज्य के बारे में देख लिया। पूर्व में हमने देखा कि लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है और इसके भी विभिन्न स्वरूप होते हैं। आइए अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं और उनकी मूलभूत संरचनाओं को समझते हैं। ठीक है, अभी हमने लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ लिया है और प्रारंभिक गणराज्य के बारे में, उसके उदय के बारे में समझ लिया। आगे हम देखते हैं
अन्य जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में। तो पहला राजतंत्र, राजतंत्र के बारे में समझते हैं कि राजतंत्र क्या होता है। जैसा हमने अतीत के चित्रपट अध्याय में देखा कि महाजनपदों के शासक राजा हुआ करते थे और सभा समिति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था। ठीक है, उनसे आप अपेक्षा की जाती थी कि वे इन संस्थाओं द्वारा दी गई सलाह और निर्णयों को क्या है गंभीरता से लें। जैसे जैसे भारत में साम्राज्यों का निर्माण और विस्तार होता गया, राजाओं को अपार शक्ति प्राप्त होती गई, यानी ढेर सारी शक्ति प्राप्ति होती गई। फिर भी वे शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद और अधिकारियों के एक व्यापक तंत्र पर निर्भर रहे। ठीक है, अनेक बार राजा धर्म संबंधी विषयों पर विद्वानों से परामर्श लेते थे। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग जनता को अपने अधीन करने के लिए भी किया है। अधीन करना एक शब्द, इसे समझ लेते हैं। क्या अधीन करना? किसी व्यक्ति या स्थान पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना और वहां लोगों को आज्ञा मानने के लिए क्या है बाध्य करना, अधीन करना कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विश्व के कुछ भागों में राजाओं के पास पूर्ण सत्ता होती थी। ठीक है, वे स्वयं कानून बनाते थे, उन्हें लागू करते थे और दंड भी क्या है निर्धारित करते थे, यानी दंड भी देते थे। ठीक है, कानून भी स्वयं बना रहे, उन्हें लागू भी करा और दंड भी निर्धारित करते थे। कुछ मामलों में तो उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उन्हें ईश्वर से दिव्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, हालांकि भारत के कई क्षेत्रों में राजा की शक्ति ना तो निरंकुश थी और ना ही आलोचना से मुक्त। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे राजधर्म की सीमाओं में रहकर निर्णय लें। इसका अर्थ था कि वे राजधर्म के अनुसार शासन करें, सभी लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखें। हालांकि इस आदर्श स्थिति को सभी राजा क्या है व्यवहार में नहीं लागू कर सके, यानी कुछ राजाओं ने लागू किया, कुछ ने नहीं किया। तो यह हमने समझा कि राजतंत्र क्या होता है। ठीक है, जहाँ क्या है वे स्वयं कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करते हैं और दंड भी क्या है निर्धारित करते हैं। और कभी कभी ये भी दावा करते थे कि ईश्वर से उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त है। आगे देखते हैं, विचार कीजिए यदि कोई राजा स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से युक्त मानने लगे तो क्या हो सकता है, वो अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन करेगा। ठीक है, इसे भी समझते हैं। चित्र 9.8 में 17वीं शताब्दी की राजपूत कालीन लघु चित्र कला, जिसमें भीष्म वाड़ों की सैया पर क्या है लेटे हुए हैं, युधिष्ठिर को शिक्षा दे रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण सैया के सिरहाने विराजमान है। ठीक है, ये श्री कृष्ण। ठीक है, और ये युधिष्ठिर इस क्षण के साक्षी बने। ठीक है, महाभारत के शांति पर्व में जब कुरुवंशीय वृद्ध और ज्ञानी भीष्म वाड़ों की सैया पर मृत्यु की क्या है प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वे बड़े विस्तार से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को सुशासन, न्याय और राजा के नैतिक दायित्वों के विषय में क्या है उपदेश देते हैं। ठीक है, कौन? भीष्म। एक राजा केवल शासक ही नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी क्या है प्राथमिकता अपनी प्रजा का क्या है कल्याण होता है। उसे निष्पक्ष रूप से कानूनों को लागू करना चाहिए, जिससे न्याय और समानता क्या है सुनिश्चित हो सके। उसे सत्ता से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार और भ्रष्टाचार जन्म लेते हैं। ठीक है, राजा को उचित विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए विद्वान सलाहकारों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, जैसा कि वर्तमान में क्या है मंत्री परिषद है भारत में। ठीक है, इससे यह समझना चाहिए कि उसकी सत्ता अस्थायी है
और वह धर्म के बंधन से बंधी हुई है। तो हमने कहानी के माध्यम से समझा, ठीक है, कि भीष्म जो है युधिष्ठिर को सुशासन, न्याय और राजा के जो है नैतिक दायित्व हैं वे समझा रहे हैं, ठीक है। प्रजा के कल्याण के बारे में बता रहे हैं, कानूनों को सही से लागू करना चाहिए, न्याय और समानता सुनिश्चित करना चाहिए, और अहंकार व भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनकी जो सत्ता है वह अस्थायी और धर्म के बंधन से क्या बंधी हुई है, या उन्होंने समझाया। विवेक विवेकपूर्ण निर्णय होने चाहिए और विद्वानों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, ठीक है, कुछ मामलों पर। आगे एक और है, समझते हैं। राजा चंद्रापीड़ अपनी इष्ट देवी के लिए एक मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन एक हठी मोची की झोपड़ी उस स्थान पर थी जहां वह मंदिर बनना था। जब शिल्पकारों ने राजा से शिकायत की कि मोची उन्हें भूमि का नाप तक नहीं लेने दे रहा है, तो राजा ने शिल्पकारों को ही क्या है दोषी ठहराया कि उन्होंने पहले मोची से अनुमति क्यों नहीं ली। राजा ने स्वयं मोची को दरबार में बुलाया। मोची ने बताया कि उसकी झोपड़ी उसके लिए माँ के समान है, ठीक है, और राजा के लिए जितना मूल्यवान राजमहल है उतनी ही यह झोपड़ी उसके लिए मूल्यवान है। इसके लिए मोची के लिए, ठीक है। उसने कहा कि किसी का घर बलपूर्वक छीन लिए जाने पर उन्हें जिस पीड़ा का अनुभव होता है उसे केवल वही समझ सकता है जो या तो देवता होकर अपने दिव्य रथ से गिर पड़ा हो, या राजा हो जिसे अपना राज्य खो दिया हो। फिर भी मोची ने कहा कि यदि राजा स्वयं आए और सम्मान पूर्वक उससे अनुमति मांगे तो वह अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार है। राजा स्वयं उसके पास गए, विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया और उसके बदले में उचित धनराशि यानी मुआवजा प्रदान की। इस प्रसंग का निष्कर्ष था, जो लोग सुख की कामना करते हैं उन्हें झूठे अहंकार को क्या है त्याग देना चाहिए, ठीक है। मोची ने राजा की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की, जिसने एक साधारण व्यक्ति के साथ भी न्यायपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार किया, ठीक है। ये कहानी कश्मीरी विद्वान कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी से है, ठीक है। तो इसके माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमने समझा कि राजा क्या है न्यायपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान राजतंत्र के बारे में समझेंगे हम क्या होता है। राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा द्वारा शासन किया जाता है। राजा या रानी को सम्राट या सम्राज्ञी भी कहा जाता है, जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। राजतंत्र प्रणाली सामान्यतः वंशानुगत होती है, ठीक है। राजतंत्र क्या प्राय वंशानुगत होता है। इसमें राजा का क्या है ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र ही भावी राजा होता है। वर्तमान में हम दो प्रकार के राजतंत्र देखेंगे, ठीक है। हमने इसके पहले लोकतंत्र के तमाम प्रकार देखे थे, अब हम राजतंत्र के भी प्रकार देखेंगे, ठीक है। एक शब्द संप्रभु क्या होता है समझ लेते हैं। संप्रभु इसका अर्थ है कि कोई देश अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो, ठीक है। निर्णय लेने में आंतरिक मामलों में सर्वोच्च तथा बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र हो, इसे हम संप्रभु कहते हैं। दूसरा शब्द राजा। राजा क्या होता है? राजा या रानी जो अपना पद अपने परिवार से विरासत में प्राप्त करते हैं। सामान्यतः राज परिवार में यह पद एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है, ठीक है। अब हम राजतंत्र के दो प्रकार देखते हैं। पहला है क निरंकुश राजतंत्र। समझते हैं क्या है निरंकुश राजतंत्र।
निरंकुश राजतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राजा को कानून बनाने, उन्हें लागू कराने और उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक निर्णय देने का पूर्ण अधिकार होता है। जैसा कि क्या सऊदी अरब इसका उदाहरण है, जहां राजा के पास क्या संपूर्ण सत्ता होती है और वह इस्लामी कानून के अनुसार क्या है शासन करता है। हालांकि यह एक सलाहकार परिषद नियुक्त करता है, परंतु उस परिषद की सलाह मानने के लिए क्या है बाध्य नहीं होता। इसे हम निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, एक शब्द है न्यायिक निर्णय। समझते हैं क्या है न्यायिक निर्णय। किसी न्यायिक निर्णय किसी विवाद की स्थिति में न्यायपूर्ण निर्णय करना है। ठीक है, न्यायिक निर्णय कहलाता है। तो हमने निरंकुश राजतंत्र समझ लिया, कहां पर है, सऊदी अरब। दूसरा है ख संवैधानिक राजतंत्र, समझ लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग इस प्रकार के राजतंत्र का उदाहरण देखते हैं यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की एक राजतंत्र है। ब्रिटेन भी क्या है, एक राजतंत्र है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, परंतु उनके पास केवल क्या है औपचारिक शक्ति होती है। यूके में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है, प्रधानमंत्री में, यानी पीएम के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास। कानून निर्माण की शक्ति क्या है, संसद के पास होती है। और कार्यपालिका की शक्ति मंत्री परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सभी कानून जनता द्वारा संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या है निर्मित किए जाते हैं और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा प्रधानमंत्री के क्या नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, इसलिए भले ही ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में आज भी राजा होता है, किंतु क्या है वास्तव में ब्रिटेन एक क्या संसदीय लोकतंत्र है। और इस प्रकार के लोकतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चित्र 9.9 में किसी विदेश गणमान्य की यात्रा के दौरान एक भव्य सवारी में राजा चार्ल्स तृतीय को दिखाया गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र किन किन देशों में, यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, मोनाको है, थाईलैंड है, जापान है, कंबोडिया है, जॉर्डन है, मलेशिया, कुवैत, मोरक्को, बहरीन, यहाँ तक कि भारत अपना पड़ोसी देश भूटान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहमास, बेलीज और न्यूजीलैंड, यहाँ सब क्या है संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, वास्तविक शक्ति यहाँ किस में है, प्रधानमंत्री में है, लेकिन यहाँ राजा राष्ट्राध्यक्ष क्या है, राजा और रानी होते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया। आगे हम समझते हैं धर्मतंत्र के बारे में। क्या होता है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें देश का शासन धार्मिक नियमों और धार्मिक नेताओं के निर्देशों के अनुसार होता है। ठीक है, धर्मतंत्र कहलाता है। जैसा कि ईरान, जिसका आधिकारिक नाम इस्लामिक ईरान गणराज्य है, एक विशिष्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है जिसमें धर्मतंत्र और लोकतांत्रिक शासन दोनों ही प्रणालियों को क्या है समन्वय है। वहां का संविधान इस्लाम के मूलभूत नियमों पर आधारित होता है जो देश का आधिकारिक धर्म है। वहां का सर्वोच्च नेता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर क्या सर्वोच्च अधिकार रखता है धर्मतंत्र में। ठीक है, इस पद पर नियुक्ति इस्लामिक धर्मगुरुओं के क्या एक समूह द्वारा किया जाता है और उनका कार्यकाल जीवन पर्यंत होना है, यानी पूरे जीवन के लिए होता है। ठीक है, साथ ही एक निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद भी होती है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।
इस गणराज्य का उद्देश्य इस्लामी नियमों पर क्या है, आधारित समाज की स्थापना करना होता है। ठीक है। वर्तमान में क्या, अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी भी धर्मतंत्र के उदाहरण है। ठीक है। वेटिकन सिटी में क्या, कैथोलिक ईसाई धर्मतंत्र है। ठीक है। तो हमने धर्मतंत्र के बारे में समझ लिया है। ठीक है। ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, मारिटानिया, यहाँ सब क्या धर्मतंत्र है। आगे समझते हैं। यहाँ से देखिए प्रश्न भी बनते हैं, तो ध्यान देते चलिएगा। पूछा भी जा सकता है कि धर्मतंत्र कौन कौन से देशों में है। तीसरा है अधिनायक तंत्र। समझते हैं क्या है। अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह संपूर्ण सत्ता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार के शासन में संविधान या कानून के द्वारा शासक के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। यानी संविधान और कानून द्वारा वह बाध्य नहीं होता शासक। 20वीं शताब्दी में ऐसे कई तानाशाहों के उदाहरण देखने को मिले जिन्होंने लोगों के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की थी। यहाँ हम उनमें से दो का उदाहरण देखेंगे। ठीक है। 1933 में जब एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था, उसके तुरंत बाद ही उसने ऐसे कानून बनाए जिन्होंने उसे निरंकुश शक्ति प्रदान की और विपक्ष को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब वह क्या है, एक तानाशाह बन चुका था। अपनी नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते हुए उसने माना कि जर्मनी को दुनिया पर शासन करना चाहिए और हीन नस्लों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी चाहिए। ठीक है। वह कम से कम क्या है, 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए उत्तरदायी था। कौन, हिटलर, जिसे होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्या, यूपीएससी ने और पीसीएस ने सवाल पूछा गया। ठीक है। होलोकास्ट घटना कहाँ घटित हुई। ठीक है। इसके साथ ही हजारों रोमा और अन्य समूहों के लोगों की भी हत्या की गई। वास्तव में वह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 का प्रमुख कारण बना, जिससे कई देशों में जीवन और संपत्ति की भारी हानि हुई। ठीक है। एक और देखते हैं। ईदी अमीन युगांडा में एक सैन्य तानाशाह था। ठीक है। ये वह हजारों लोगों की क्या, नृशंस हत्या करने के लिए उत्तरदायी था। अनेक भारतीय जिनके पूर्वज कुछ पीढ़ियों पहले युगांडा आए थे, उन्हें देश छोड़ने के लिए क्या है, बाध्य किया गया था। तो हमने अधिनायक तंत्र में समझा क्या है, क्या होता है। हिटलर क्या है, तानाशाह है। ठीक है। जहाँ क्या है, विपक्ष समाप्त हो गया या निरंकुश शक्ति पा चुका है। तो अभी वर्तमान में देखते हैं, उत्तर कोरिया, चीन, इरिट्रिया, बेलारूस और म्यांमार क्या है, इसके उदाहरण हैं अधिनायक तंत्र के। चित्र 9.11 में ईदी अमीन का व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र क्या होता है, एक ऐसा चित्र जिसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषता को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है जिससे वह हास्यास्पद लगे। ठीक है, उसे व्यंग्य चित्र कहते हैं। तो यह ईदी अमीन का क्या व्यंग्य चित्र है। आगे देखते हैं। रोमा या रोमानी लोग मूल रूप से घुमंतु थे। उनके भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर विद्वानों ने यह माना कि उनका मूल स्थान क्या है, भारत है। वे सबसे पहले यूरोप के पूर्वी हिस्से में बसे, लेकिन अब
वे विश्व के कई देशों में प्रवास कर चुके हैं। चित्र 9.12 रोमा या रोमानी लोग। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, हमने रोमा या रोमानी अन्य समूह के लोगों की भी क्या हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे कहानी देखते हैं, सेन की कहानी। सेन उत्तर कोरिया में रहता है, जहां उसके दैनिक जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलुओं के लिए सरकार द्वारा नियम निर्धारित हैं। वह इस समय अनिवार्य सैन्य सेवा कर रहा है, जिसमें उससे अपेक्षा की जाती है कि वह तब तक सेना में रहेगा जब तक सरकार चाहेगी। वहाँ इस बात के लिए भी नियम है कि उसे बाल कैसे कटवाने हैं और कैसे कपड़े पहनने हैं। वह इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसलिए अपने देश के बाहर की दुनिया के बारे में भी नहीं जानता। सरकार उसके सभी क्रियाकलापों को बहुत नजदीकी से देखती है और उससे अपेक्षा भी रखती है कि यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो सेन उसकी जानकारी सरकार को देगा। एक दिन वह एक पर्यटक से मिला जिसने उससे पूछा, यहाँ तुम सभी के बाल एक जैसे क्यों बने हैं? सेन ने उत्तर दिया, हम सभी नए तरीकों से बाल बनवाना चाहते थे, लेकिन सरकार निर्धारित करती है हमें किस प्रकार से बाल रखने चाहिए। ठीक है, तो क्या सेन का देश लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है? आपके विचार में सेन का दैनिक जीवन कैसा होगा? क्या आप ऐसे देश में रहना चाहेंगे? बताइए, क्यों रहना चाहेंगे और क्यों नहीं रहना चाहेंगे? बताइए कि क्या ऐसा देश लोकतांत्रिक देश कहा जाएगा। इसके पहले हम लोकतंत्र में क्या क्या चीजें समाहित होती हैं, ठीक है, वो हमने समझ लिया। इसके आधार पर आप यहाँ उत्तर दीजिए। आगे हम पढ़ते हैं अल्पतंत्र, समझते हैं क्या है अल्पतंत्र। ओलिगार्की ग्रीक मूल का शब्द है, जहां ओलिगोस का अर्थ कुछ और आर्को का अर्थ है शासन करना, यानी ओलिगार्की। इस प्रकार यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कुछ शक्तिशाली परिवार लोग या परिवार क्या है शासन करते हैं और सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। प्राचीन ग्रीस में कुछ स्थानों पर कुलीन परिवारों द्वारा क्या शासन किया जाता था, जो ओलिगार्की के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, अल्पतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों के अनुसार आधुनिक समय में कुछ लोकतंत्र में यह देखा गया कि कुछ शक्तिशाली राजनेता और बड़े व्यापारी घराने शासन पर क्या है अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। ठीक है, एक शब्द है राजनीतिक टिप्पणीकार, समझते हैं क्या है। ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं और उन पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। ठीक है, राजनीतिक टिप्पणीकार कहलाते हैं। चित्र 9.13 में अल्पतंत्रीय स्थिति को दर्शाता हुआ 1889 का एक व्यंग्य चित्र। तो यहाँ क्या है, अल्पतंत्र में क्या है, कुछ ही शक्तिशाली लोग या परिवार क्या है शासन करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र 9.13 को ध्यान से देखिए। यह चित्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका की एक निर्वाचित संस्था को दर्शाता है। चित्र में दिखाए गए सभी लोग निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या आप देख रहे हैं कि चित्र के ऊपर बाई और क्या दिख रहा है? आपके अनुसार निर्वाचित संस्था में निर्णय कौन ले रहा है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ बताइए कि निर्णय कौन ले रहा है।
लोकतंत्र क्या अल्पतंत्र में बदल सकता है? लोकतंत्र को सशक्त रखने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब समझ लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी जानते हैं। लोकतंत्र विभिन्न प्रकार की सरकारें हमें बताती हैं कि लोकतंत्र ही देशों में शासन व्यवस्था का एकमात्र तरीका नहीं है। ठीक है, किंतु अधिकतर देशों में लोकतंत्र को अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसे हम बेहतर ढंग से समझेंगे। ठीक है, शासन प्रणाली में विभिन्न स्वरूपों में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कर और रिक्त स्थानों को हाँ और नहीं में भरें। ठीक है, तो लोकतंत्र देख लेते हैं। अधिनायक तंत्र, ये यहाँ दिया, निरंकुश राजतंत्र और अल्पतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, नागरिकों के मध्य क्या समानता की बात होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और शक्तियों का क्या है? पृथक्करण होता है और सभी नागरिकों का कल्याण तथा समृद्धि सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, अधिनायक तंत्र में यह सब व्यवस्थाएं नहीं होती। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र में भी और ठीक है, अलग अलग तरीके से लोकतंत्र से अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, सरकार के विभिन्न स्वरूपों की यह विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने सरकार के विभिन्न स्वरूपों की मूलभूत विशेषताएं सीखी। अब अपनी कक्षा में, ठीक है, लोकतंत्र, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र पर रोल प्ले आप कर सकते हैं। ठीक है, विचार करें कि कौन सी शासन व्यवस्था आपको सबसे उपयुक्त लगी, ये भी आप बताइए। ठीक है, लोकतंत्रीय या राजतंत्रीय या अधिनायक तंत्रीय या निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, आपने पूर्व में अलग अलग शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा है और यह भी समझा कि देश की शासन व्यवस्था उसके नागरिकों के जीवन को क्या है, किस प्रकार प्रभावित करती है। पिछली तालिका में हमने देखा कि नागरिकों की पसंद और अधिकारों का प्रतिनिधित्व विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, यह भी हमने समझा था। वास्तविक लोकतंत्र में लोग अपना दैनिक जीवन अपने ढंग से जी सकते हैं, जैसा कि भारत में है। वे क्या बोलना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस विश्वास को मानना चाहते हैं और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करना चाहते हैं, यह सब निर्धारित करने की क्या स्वतंत्रता होती है। ठीक है, जबकि नॉर्थ कोरिया में क्या है, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां क्या है, यहाँ देखते हैं, एक मिनट, अधिनायक तंत्र। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ उत्तर कोरिया, चीन, इरिट्रिया, बेलारूस, म्यांमार। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारों में लोग अपनी सरकार का क्या चुनाव करते हैं। सरकार का यह उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों की क्या है, रक्षा करे और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करे। यदि सरकार अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करती है तो लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि जिले में क्या है, 5 साल के लिए कोई सांसद और रहता है, अगर वह सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो फिर क्या है, जब चुनाव होता है अगली बार तो मतदान करके क्या है, लोग उसे बदल देते हैं। ठीक है, उसे वोट ना दे करके दूसरे व्यक्ति को वोट देते हैं तो फिर वो प्रतिनिधित्व करता है उस जिले का। ठीक है, तो इससे सरकार की क्या है, कार्य प्रणाली पर निरंतर निगरानी बनी रहती है। ठीक है, एक ही लोगों का क्या है, शासन नहीं रहता, यानी चुनाव के माध्यम से चीजें वोट के माध्यम से बदली जा सकती है अगर वह सरकार बेहतर नहीं है तो।
इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार के मूल्य और आदर्श सभी नागरिकों की भलाई पर क्या है, केंद्रित होते हैं। ठीक है, हमारा देश भी क्या है, लोकतंत्र है, भारत। और आप हमारे दैनिक जीवन में लोकतंत्र की अनेक विशेषताओं को देख सकते हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं है कि आज हम विश्व के आधे से अधिक देशों में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन अपनाया है। हालांकि यह भी याद रखना आवश्यक कि लोकतंत्र की भी अपनी क्या है, चुनौतियां हैं। कई मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, लोकतांत्रिक संस्थानों पर कुछ लोगों का अत्यधिक नियंत्रण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्षरण, सूचना माध्यमों का क्या है, दुरुपयोग आदि लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में क्या है, बाधाएं बन सकते हैं। हम एक व्यक्ति और समाज के रूप में सजग रहकर इन समस्याओं और बाधाओं को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ समझ लिया कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां भी हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कुछ लोगों क्या क्या है, अत्यधिक नियंत्रण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्षरण, सूचना माध्यमों का क्या है, दुरुपयोग आदि भी क्या है, लोकतंत्र को आदर्श प्राप्त करने में बाधाएं हैं। ठीक है, तो हमने लोकतंत्र के बारे में समझ लिया, उसके महत्व, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझा और उसकी चुनौतियों के बारे में समझा, और भी विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इस अध्याय में पढ़ा। सरकार किसी भी देश में संचालन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमने समझा। समूचे विश्व में विभिन्न प्रकार की क्या है, सरकारें इस प्रश्नों के अलग अलग उत्तर देती है। ठीक है, यह सरकार है, इसे कौन निर्धारित करता है, सरकार के कौन कौन से क्या अंग होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं, सरकार किसके लिए कार्य करती है, सरकार को किन मूल्यों और आदर्शों का पालन करना चाहिए, यह हमने समझा इस अध्याय में। आगे हमने पढ़ा कि वर्तमान में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ठीक है, विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारों के विभिन्न स्वरूप विद्यमान है। ठीक है, जैसे यूके में हमने अलग देखा, यूएसए में देखा, भारत में देखा। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र सम्मिलित है। आगे हमने पढ़ा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, जैसे अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, जबकि अमेरिका में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है, जैसे कि वहाँ क्या है, ट्रम्प चाचा अभी वहाँ के अध्यक्ष हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कि अन्य प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, धर्मतंत्र और अधिनायक तंत्र और अल्पतंत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हमने राजतंत्र भी समझ लिया, धर्मतंत्र भी समझ लिया, जैसे ईरान में क्या है, धर्मतंत्र है। अधिनायक तंत्र भी समझ लिया, जैसे नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे हमने लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, इसके समक्ष गंभीर चुनौतियां भी हैं, इसके लिए नागरिकों को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह भी हमने समझ लिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था यह चैप्टर। आगे हम प्रश्न क्रियाकलाप भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला आपने अध्याय में किस प्रकार की सरकारों के बारे में पढ़ा, उनके नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है और उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, या बताइए आप। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपने पढ़ा है कि सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण बताइए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, आप क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है, अगर बेहतर है तो क्यों। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, फंडामेंटल राइट है, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, 5वां प्रश्न है जिसमें कुछ मिलान दिया हुआ, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, देश में प्रचलित प्रथा और शासन प्रणाली एक तरफ दी गई हुई है,
पहला है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाता है, कहाँ पर? लोकतंत्र में। दूसरा, सरकार प्रत्येक निर्णय लेने के लिए धार्मिक नेताओं से परामर्श करती है, कहाँ? धर्मतंत्र में। तीसरा है शासक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता है, कहाँ पर? राजतंत्र में। ठीक है, जो वंशानुगत होता है। चौथा है शासक किस प्रकार के संविधान का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वह सभी निर्णय अपनी इच्छा के अनुसार करता है, कहाँ पर? अधिनायक तंत्र में, जैसा कि नॉर्थ कोरिया में है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कुछ देशों के नाम दिए गए, पता लगाए कि इनमें कौन सी शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि भूटान में क्या? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, यहाँ राजा क्या अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जो होता है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। नेपाल में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बांग्लादेश में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ संसदीय प्रणाली है। जबकि ब्राजील में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है। ठीक है, सातवां प्रश्न महत्वपूर्ण है, अभ्यास जरूर कीजिएगा आप लोग। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोकतंत्र के आदर्शों मूल्यों को प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसे आप जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करिए। आठवां प्रश्न, लोकतंत्र राजतंत्र अधिनायक तंत्र से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह सब हमने कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, 4 महीने लगातार चलेगी, जिसमें क्या है 20 प्रश्न और दिए जाएंगे डेली, उनकी डिटेल व्याख्या आपको दी जाएगी और उसके साथ ही क्या है 2 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। टोटल 2500 प्रश्नों का क्या है अभ्यास कराया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वे 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्या है सबसे अच्छी बात है कि 2500 जो है प्रश्न कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको समस्या नहीं होगी अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसके लिए भी आप 9811504781 पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, उत्तर लेखन शैली को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले फिर अध्याय में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।